अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियोस अपनी अपलोड कर रखी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख लें, तो अच्छे से समझ आने वाली है जी चीज़ें। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन चाहिए तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर चला जाए, वहाँ पे जाके टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आप देख लें डिस्क्रिप्शन में। तो जो टॉपिक, जो चीज़ नहीं है, वीक है, उस चीज़ को आप देख लें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और समझ भी आने वाली है। अगर किसी को शुरू से देखना है क्या है ये चीज़, तो आप शुरू से ही बने रहें, तो आपको समझ अच्छी आने वाली है। तो बात करते हैं, ये बात कहाँ से निकलेगी इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के। वैसे तो इससे पहले हमने कूलम लॉ पढ़ा है, जो चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में बताता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में बताता है। क्या मैं कह रहा हूँ, कूलम लॉ क्या कर देता है बच्चों, कूलम लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताएगा। मान ले कहीं से दो चार्जेस पड़े हुए हैं कहीं पे, तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, अट्रैक्शन कब होगी बताओ जरा। अट्रैक्शन कब होगी, यानी कि एक प्लस एक माइनस में हो तो अट्रैक्शन होगी। क्या कह रहा हूं मैं, एक प्लस एक माइनस में हो या एक माइनस एक प्लस में हो तब अट्रैक्शन रहेगी, या दोनों माइनस माइनस में हो या दोनों प्लस प्लस में हो, बीच में क्या होगी बच्चों, रिपल्सिव फोर्स होगी। ये तो आपको पता है, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो अब ये अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच में है, इसको कौन कैलकुलेट करके देता है हमें, कूलम लॉ। तो कूलम लॉ हमें क्या कर देता है जी, हमें बताता है, फाइंड करने देता है। क्या चीज फाइंड करते हैं हम कूलम लॉ की मदद से, हम फाइंड करते हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। क्या कह रहा हूं मैं, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो आप ये बात लिख सकते हो, कूलम लॉ enables us to कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने में हमें मदद देता है। नेक्स्ट बात आती है, तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या है। इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ी होंगी, वहां पे क्या होती थी, बहुत सारी वेव्स एड अप होती थी, तो आप कह देते थे कि ये कि सुपरपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ बहुत सारी फोर्सेस आपस में एड अप होने वाली है। तो कैसे एड अप होने वाली है ये सब आप समझते जाएं। देखें, आमतौर पर अगर दो चार्जेस हैं तो तब तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर पाते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी है। ये हम कैलकुलेट करते हैं कूलम लॉ से, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ लगा के हम उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं, अगर दो से ज्यादा चार्जेस रहें, क्या मैं कह रहा हूं, दो से ज्यादा चार्जेस रहें तब क्या रहेगा बच्चों, तब क्या रहेगा, तब इनके बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि दो से ज्यादा चार्जेस हों और बाकी चार्जेस की वजह से एक चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगने वाली है, ये हमें कैलकुलेट कर देता है। हमें कौन कैलकुलेट करके देता है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यानी कि फोर्स ऑन एनी पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि बाकी किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगी, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। ग्रुप ऑफ चार्जेस दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि मान लें इन दोनों चार्जेस की वजह से, Q1 और Q2 की वजह से Q3 पे क्या फोर्स लगेगी, हमें ये कैलकुलेट करके देता है। अब यहाँ पे ये इनके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा, ये चीज आपने भूल जानी है, ठीक है जी। इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, सिर्फ इसी को हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसकी वजह से इस पे क्या फोर्स लगेगी और इसकी वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, उस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में क्या है वो नहीं करना। हमारा जो टारगेट है, टारगेटेड चार्ज है, उसी के ऊपर फोर्स को ही हम कैलकुलेट कर देते हैं। किसकी मदद से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स से। अब देखते जाए, मैं कह रहा हूं कि इस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगी। जैसे आप दो चार्जेस के केस में क्या कहते थे, बेसिक से समझा रहा हूं। मान ले इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगती थी उसे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कहते थे। इधर से पढ़ना शुरू करें। अगर किसी को ये मसला हो रहा है तो पीछे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ देख ले, वहां ये चीज हमने अच्छे से समझाई थी। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फोर्स लगेगी इसकी वजह से इसके ऊपर, तो वो अवे लगेगी, तो हम इस तरह से एरो लगाते थे, इसको ए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कर देते थे, और इस तरफ एक यूनिट वेक्टर भी लगाते थे। तो ये चीज हमने पढ़ रखी है। तो इसी तरह इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी उसे हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लेकिन जिसके ऊपर फोर्स पता करनी है तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, पहले उसका वो लिखते हैं, उसका जो सब्सक्रिप्ट में होगा, सब्सक्रिप्ट मतलब उसके साथ होगा, उसके बॉटम में उस नंबर को लिखते हैं। यानी कि सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे 2 था, ये यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी, एनी नंबर हो सकता है।
यहाँ पे जो जिस चार्ज के ऊपर बताना है उस चार्ज का सब्सक्रिप्ट वाला नंबर पहले लिख देना है, बाद में जिस चार्ज की वजह से लगनी है वो फोर्स आप यहाँ पे लिख दोगे। समझ आई? समझ आई? देखें, इसी तरह यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्ट वाला लिखा, हम इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाली फोर्स बता रहे थे, तो इसलिए इसका नंबर बाद में आया। पहले हमने इस चार्ज का लिखा, फिर हमने उस चार्ज की वजह से इसके ऊपर लगने वाली फोर्स बताने वाले थे, तो हमने उसका नाम बाद में लिखा। सेम काम यहीं पे भी होने वाला है, यानी कि फोर्स ऑन 3 बतानी है, यानी कि 3 वाले चार्ज पे बतानी है, तो पहले 3 का नाम तो आएगा, किसकी वजह से बतानी है उसको बाद में लिख दिया, F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। इसी तरह प्लस कर दें क्योंकि जमा होगी, इन दोनों की वजह से लग रही है इसके ऊपर। इसी तरह फोर्स ऑन 3 इसकी वजह से, तो बाद में उसी को लिखते हैं जिसकी वजह से लगनी है फोर्स 2, तो इसको वेक्टर सम कहते हैं। इस तरह प्लस करने को क्या बोलते हैं? वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू दीज बोथ चार्जेस, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है उसका वेक्टर सम हम कर देते हैं, यानी कि फोर्स ऑन 3 आएगी ये, नेट फोर्स ऑन 3। F3 लिखने का मतलब है फोर्सेस ऑन 3 या फोर्स ऑन 3, यानी कि फोर्स ऑन 3 के ऊपर जो 3 के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, या नेट फोर्स ऑन 3। कहानी तो मैंने बताई है, लेकिन अब यहीं से पता चल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है और कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। यानी कि एक किसी चार्ज की वजह से, एक किसी चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से कैसी फोर्स लगनी है, क्या डायरेक्शन रहेगी, ठीक है जी, यही चीज हम बता रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या बताता है हमें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस हमें बताता है बच्चों, क्या बताता है? यानी कि फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज बताता है किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, पीटी का मतलब है पॉइंट चार्ज, ठीक है जी। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से एक पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगनी है ये बताता है। अब कहने वाली बात यह है कि इस रूल का एक वो है, मतलब ये है कि कह लें कि एक प्रॉपर्टी है जिस ये प्रिंसिपल किस चीज के ऊपर बेस करता है, वो ये बेस करता है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स इफेक्ट नहीं होगी दूसरे चार्जेस की वजह से। क्या मैं कह रहा हूं? मान लें ये दो चार्जेस पड़े हुए हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगनी है वो लगेगी, मान ले 3 माइक्रो या 3 न्यूटन कुछ लगी है, ठीक है जी, यानी कि एफ इन दोनों के बीच में कितनी लगी? 3 न्यूटन। अब कोई तीसरा चार्ज इनके साथ ले आए हो यहाँ पे Q3, तो अब लाने से Q3 लाने से इस और इसके बीच में जो 3 न्यूटन फोर्स थी वो कम नहीं होगी, इफेक्ट नहीं होगी। यही इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है, ये वाला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस चीज के ऊपर बेस करता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो अनअफेक्टेड रहती है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, यानी कि बाकी चार्जेस की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इफेक्ट नहीं होगी, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी अगर Q3 था, इसके ऊपर हमने फोर्स बतानी थी, F3 बतानी थी, तो इस और इसके बीच में जितनी फोर्स है वो इसके आने से Q2 के आने से कम नहीं रहेगी, या अगर Q4 भी आ जाए, कोई और चार्ज भी आ जाए, उससे भी इफेक्ट नहीं होता। तो यही इसका प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल। यानी कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है? यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स, ये लिखे दिस प्रिंसिपल, यहाँ पे आप लिखे दिस प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन फोर्स बिटवीन, क्या कह सकते हैं? फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, एनी टू चार्जेस is unaffected by the presence of क्या? other charges, by the presence of other charges, दूसरे चार्जेस की वजह से इनकी फोर्स जो है ना इफेक्ट नहीं होगी, किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। ये प्रिंसिपल इस चीज के ऊपर बेस करता है। समझ आई कि नहीं है? ये प्रिंसिपल इस चीज के ऊपर बेस करता है। थोड़ी सी इस चीज को थोड़ा और पका देते हैं आपके लिए, थोड़ा और इसको जरा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ये चीज बहुत अच्छी समझ आने वाली। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम फोर्सेस को अभी ऐसे दिए हैं तो किसी और शेप में भी दिया जा सकता है।
कैसे दिया जा सकता है देखते जाएं। किसी और तरीके से भी दिया जा सकता है फोर्सेस को, तो फिर उनका सम कैसे करेंगे, वेक्टर सम। मान लें कोने कोने में पड़े हुए हैं चार्जेस, कोनों कोनों में, यहाँ कोई Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है। आप Q1 बताना चाहते हो, यानी कि इस 1 के ऊपर फोर्स बताना चाहते हो, इस Q3 की वजह से भी, Q2 की वजह से भी, Q4 की वजह से भी। तो फोर्स 1 कहेंगे F1, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1। F1 का क्या मतलब है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1। वो इक्वल होगी बच्चों किस चीज की, यानी कि 2 की वजह से, यानी फोर्स F12 कहेंगे। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जिस चीज के ऊपर फोर्स लग रही है उसको पहले लिखना है, जिसकी वजह से लग रही है उसको बाद में लिखना है। इसी तरह फोर्स ऑन, इस और इसके बीच में लिखने के लिए मुझे इसके ऊपर लगने वाली फोर्स बतानी है, यानी इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाली फोर्स बतानी है, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगने वाली फोर्स बतानी है। तो मुझे पहले नाम इसका लेना होगा, सबस्क्रिप्ट में इसका नाम लिखना होगा, फिर इसके बाद में इसका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कहलाएगी। फिर इसकी वजह से इसके ऊपर बतानी है तो पहले नाम तो इसका होगा, फोर्स इसको झेलनी पड़ रही है, ठीक है जी। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, इनके ऊपर वेक्टर वेक्टर लिखेंगे तो क्योंकि वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम मतलब बाद में अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े न्यूमेरिकल के अंदर, हमें यहाँ एंगल भी देखने होते हैं, हमें वेक्टर है तो डायरेक्शन के लिए थीटा तो लगेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी हैं, होते भी हैं, क्या आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो कहने की बात ये है कि वेक्टर सम हो रहा है तमाम कितने के, चार्जेस के। अगर यहाँ पे 4 चार्जेस है, अगर इसी तरह n नंबर ऑफ चार्जेस हो, मतलब इस Q1 के साथ मतलब आसपास बहुत सारे चार्जेस का ढेर लगा हुआ है, तो उसको कहेंगे n नंबर ऑफ चार्जेस। उन तमाम n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर गिनती ही हमारे मतलब n तक जा रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा गिनती के लिहाज से बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस कहा जाता है उसको मैथ की जुबान में। तो उन तमाम n नंबर ऑफ चार्जेस के मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इस Q1 वाले चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगी वो भी हम सम कर सकते हैं इसी तरह। जैसे यहाँ 5 होते हैं तो F15, 6 होते हैं F16, F17, F18, F19, तो F1 दूसरे को भी बताना है तो 2, 3, यानी कि इस तरह चलते जाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो तब ये सिचुएशन क्या होगी, तो वो होगी फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। आप लिखने में लिख सकते हैं, आपके बुक में यही दी हुई, बस n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी आपको खैर याद हो, लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बुक में सिर्फ इतनी सी बात है। n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए देख लें, F12, F13, F14 अप टू चलते जाएंगे प्लस F1n, यानी कि F1n मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस जो है उसकी वजह से फोर्स लगनी है, उसको बता दें। फाइनल रिजल्ट आपने कुछ इस तरह लिख देना है, फाइनल रिजल्ट n नंबर तक जाके लिख देना है आपने। तो खैर समझ आ गई। अब जरा इस तमाम बातों को हम कैसे समझेंगे, ये सब क्या है, प्लस प्लस किए जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन F1, यानी कि एनी गिवन चार्ज हो सकता है। गिवन चार्ज आपको कोई भी दे सकते हैं, और किसी एक चार्ज के ऊपर फाइंड करने के लिए दे सकते हैं। हमने यहाँ इस सिचुएशन में सिर्फ Q1 के ऊपर बात की है, लेकिन वो गिवन चार्ज वो होगा, आपको कहा जाएगा कि इसी के ऊपर फोर्स बताओ भाई, वो चार्ज बीच में रखा भी हो सकता है। तो आपको कह सकते हैं इन चारों चार्जेस की वजह से बीच वाले चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, तो बीच वाला चार्ज हमें गिवन चार्ज कहा जाएगा। क्या चार्ज कहा जाएगा, गिवन चार्ज। तो जब मान ले बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरेक्ट मतलब ये है कि फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर रहे हो। अट्रैक्शन या रिपल्सिव में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चार्जेस प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, यानी कि एक प्लस में होगा एक माइनस में भी होगा। अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो रिपल्सिव फोर्स यानी फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। माइनस में हो एक प्लस में हो तो फिर अट्रैक्टिव फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे चार्जेस अगर कहीं पे इंटरेक्ट कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स से या रिपल्सिव फोर्स से, एट दैट टाइम किसी भी गिवन चार्ज के ऊपर, यानी ये बहुत सारे चार्जेस हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं,
उसी टाइम आपसे कह दें कि इस गिवन चार्ज मतलब वो चार्ज यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो गिवन चार्ज के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगी इन बाकी चार्जेस की वजह से, उसको फाइंड कैसे करते हैं हम, वेक्टर सम कर देते हैं बाकी तमाम चार्जेस की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगने वाली फोर्स को वेक्टर सम कर देते हैं, तो हमें इस गिवन चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगनी है वो फाइंड हो जाती है। ये इसकी स्टेटमेंट भी है किस चीज की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस की। मैं फिर से बता रहा हूं, गौर से समझे। आपसे कहें कहीं पे बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। एट दैट टाइम किसी एक गिवन चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगनी है वो आपसे पूछा जाए, तो वो फोर्स किस चीज की इक्वल होगी, बाकी तमाम चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर सम के इक्वल होगी। फिर से बता रहा हूं, यानी किसी भी टाइम कहीं पे भी बहुत सारे चार्जेस पड़े हो तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। उसी टाइम किसी एक चार्ज के ऊपर आपको फोर्स फाइंड करने के लिए दे दें, तो आप क्या कर देते हो, इन तमाम चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर सम कर देते हो। तो हम कह सकते हैं दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, ठीक है जी, व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, then the total number of force या the net force on any given charge, ये given charge is equal to क्या कहेंगे, vector sum of all forces exerted on it due to all other charges। तो ये इसकी क्या बनती है, स्टेटमेंट। तो लिखते जाएं, स्टेटमेंट लिखते जाएं। दिस लास्ट स्टेट्स दैट, ये कहानी मैंने सुनाई ना, ये कहानी सारी इसके गिर्द घूम रही है। दिस लास्ट स्टेट्स दैट the vector sum नहीं बोलेंगे, this last stage is when the number of charges क्या कर रहे हैं जी, number of charges interacting with each other ना लिखो, बस इंटरेक्टिंग लिखो। द टोटल फोर्स या द नेट फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज, किसी गिवन चार्ज के ऊपर आपने क्या करना है, द टोटल फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज वो किसकी इक्वल होगी, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, ये वेक्टर सम हो रहा है, प्लस भी हो रहे हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस exerted on it due to all other charges। सही है सर, ऑल अदर चार्जेस। तो ये इस ला के स्टेटमेंट है। वैसे इसको शुरू में लिखना चाहिए था, मैंने आखिर में लिखवा दिया आपको। तो आखिर में लिखवाने का मतलब है कि कहानी समझा के उसी कहानी की गोल मटोल से ही किसी चीज़ की स्टेटमेंट या उसके गिर्द घूमती है। इतनी तो फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, ये चीज़ समझ भी आ रही होगी। लेकिन शुरू में मैं ये बता देता, पता क्या मसला होता है, पता नहीं सर ये वेक्टर सम क्या चीज़ है, या फिर ये जो इंटरेक्टिंग कहा है आपने, गिवन चार्जेस वगैरह कहे हैं, ये क्या चीज़ होगी। तो कहानी थोड़ा रिलेट करके आपको बताने का मतलब है, अब ये स्टेटमेंट आपको याद हो गई होगी। तो बात करते हैं जी, यानी कि इसके बाद हमने टॉपिक पे, वैसे इससे पहले पढ़ना था, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन बताना था, लेकिन हम वो नहीं बताएं वहाँ पे, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा वो था, ठीक है, इसको बताया। लेकिन अभी बताएंगे, इसके बाद मैं फिर बता रहा हूँ, अभी इसके बाद मैं बताऊँगा वो कंपैरिजन, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वो आगे होगा। फिर से कह रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, उस टाइम के हिसाब से उसके आगे टॉपिक भी लिखा होगा, कौन कितने मिनट पे कितने सेकंड में शुरू हो रहा है, वहीं पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उधर पहुंच जाइए। अगर इसने किसी ने यही पढ़ के इसके बाद इसके क्वेश्चंस करने, तो वापस डायरेक्ट वहीं पे जा सकता है, आगे कर दीजिए, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ देख लीजिए। नहीं, कंपेरिजन अगर बहुत सिंपल है, आपको आता है, तो आप छोड़ के आगे भी जा सकते हो। तो चलिए जी, अभी हम समझते हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फोर्सेस,
या पूछ लें कि डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं जी कंपैरिजन। बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है जी, ये डिफरेंस में लिख देंगे। एक इनकी सिमिलरिटीज होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है ये आपको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या होती है बच्चों, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है। एनी टू चार्जेस हो सकती है, पॉइंट चार्जेस के बीच में, यानी चार्जेस के बीच में होगी, पॉइंट नहीं लिखेंगे, बिटवीन टू चार्जेस, चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि चार्जेस रेस्ट में हो तभी होती है। ये कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी तरफ आ जाए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है जी, अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन मैसेस, मैसेस के बीच में। खैर ये बात इनके बीच में होगी, हल्की फुल्की थोड़ा सा पता चले, दो मैच पड़े हुए हैं तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, दो चार्जेस के बीच में होंगी तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इसके डिफरेंस मतलब डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज हम देखेंगे एक तरह से, यहाँ पे फर्क देखने के लिए कंपैरिजन इस तरह अच्छा हो पाएगा। एक डिसिमिलरिटी के लिहाज, सिमिलरिटी के लिहाज से कंपैरिजन भी है और डिसिमिलरिटी के लिहाज से भी कंपैरिजन में है, लेकिन आपके बुक में ये चीजें मिक्स करके दी हुई तो हम जरा उसको तोड़ देंगे तो आसान लगेगा आपको। तो खैर ये ओवरव्यू हो गया कि फोर्सेस दोनों एक्चुअल में होती कहाँ पे है और किन के बीच में होती है, ये आपको पता चला। अब हम इसकी सिमिलरिटीज की बात करते हैं। डिसिमिलरिटीज में ये पॉइंट डाल सकते हैं, आगे जाके डालेंगे भी। तो सिमिलरिटीज की बात करते हैं, सिमिलरिटीज की बात करते हैं कि इनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेम है। तो पहली चीज है कि दोनों फोर्सेस जो है ना इनवर्स स्केल लॉ को ओबे करती है, यानी कि दोनों में आर स्क्वायर नीचे होता है दोनों के फार्मूले में। तो हम लिख सकते हैं बोथ फोर्सेस, बोथ क्या लिख सकते हैं, बोथ फोर्सेस ओबेज व्हाट, ओबेज हम लिख सकते हैं ओबेज इनवर्स स्केल लॉ, इनवर्स स्केल लॉ, इनवर्स स्केल लॉ को ओबे कर रहे हैं जो कि ऐसा है 1/r स्क्वायर करके। समझ आई ये बात। दोनों इनवर्स स्केल लॉ मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आप पढ़ते आए हैं, बताने की जरूरत तो नहीं। तो दोनों में यही चीज है। नेक्स्ट बात अगर कर लें कैसे पढ़ते आए हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है Fg, Gm1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे भी आर आता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें क्या आता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आता है। तो इस तरह दोनों के नीचे आर आता है, तो इसका मतलब है दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहे हैं। इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। तो नेक्स्ट है दोनों फोर्सेस जो है ना प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस या मैसेस, यानी कि दोनों फोर्सेस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ, एक प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एक प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि प्रोडक्ट दोनों के केस में प्रोडक्ट ऑफ, एक में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो रहा है, एक में प्रोडक्ट ऑफ मैसेस हो रहा है ऑफ बॉडीज। तो लिख सकते हैं बोथ फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मैसेस आर चार्जेस, यानी कि मैस के या चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखेंगे एक मैस एक चार्ज, तो ये डिसिमिलरिटी वाली बात सी नहीं लगी आपको, नहीं, लेकिन आपने ये देखना है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के। एक में बस प्रोडक्ट दोनों में है, एक में सम एक में माइनस नहीं हो रहा है, या एक में सम एक में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। ऊपर लिखे में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये बढ़े तो मैसेस का प्रोडक्ट बढ़े तो फोर्स बढ़ेगी, चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़े तो फोर्स बढ़ेगी, यही दोनों में कहते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये सिमिलरिटीज में आ गई। अब बोथ फोर्सेस जो है ना सेंट्रल फोर्सेस है। कैसे सेंट्रल है जरा ये भी देख लें।
दोनों फोर्सेस क्या हैं? सेंट्रल फोर्सेस हैं। हम ये भी देख सकते हैं बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। बोथ फोर्सेस क्या हैं? आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है कि सेंटर के अलांग लगती हैं ये फोर्सेस। अगर चार्जेस हों तो हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्ट अलांग दियर सेंटर ऑफ चार्जेस, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। इन चार्जेस के सेंटर के अलांग लगती है सेंट्रल फोर्सेस। दैट मीन्स क्या है? मतलब दैट मीन्स फोर्सेस एक्ट अलांग ज्वाइनिंग दियर सेंटर। मैथ अगर पढ़े हुए हैं M1 है M2 है, इनमें भी ये सेंटर के अलांग लगती है ये फोर्सेस, इसलिए ये सेंट्रल फोर्सेस है। ठीक है जी, सेंट्रल फोर्सेस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। आपने ये चैप्टर नंबर 4 में नहीं 5 होगा अभी, तो उसमें पढ़ा होगा कि वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है। तो हम लिख सकते हैं बोथ, क्या लिख सकते हैं जी? बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब क्या है कंजर्वेटिव का? कि कंजर्वेटिव का मतलब है वर्क डन ऑन अ बॉडी या ऑन अ चार्ज इज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड। अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है या वो है, मान लें कि यहीं पे आसपास ये कोई हवा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, तो अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, मतलब आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे 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 जाओ, तमाम सूरतों में मंजिल वही है, तो आपका वर्क डन वही आने वाला है। यानी कि इधर से इधर जाते वक्त आप वर्क करते हुए कितना 5 जाओ, तो आप इस रास्ते से जाओ, टेढ़े पेढ़े से, सीधे से जाओ, गोल वाले रास्ते से जाओ, दोनों सूरतों में किसी मैस को लेके जाओ या किसी चार्ज को लेके जाओ, दोनों सूरतों में उनके ऊपर वर्क डन की वैल्यू 5 जूल ही आएगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो हम लिख सकते हैं क्यों कंजर्वेटिव इन नेचर है? बिकॉज वर्क डन डज नॉट फॉलो पाथ फॉरवर्ड, यानी कि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड। पाथ जिस पाथ पे लेके जा रहे हो उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपने वहां पढ़ा होगा अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो दिस मीन्स क्या है? दिस मीन्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉरवर्ड। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आ गई कि नहीं? पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता। सही है जी। अब करते हैं जी डिससिमिलरिटीज। क्या डिससिमिलरिटीज है? फर्क है दोनों फोर्सेस के बीच में। तो आप लिख सकते हो जी पहले पॉइंट क्या, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या रहती है जी? ये हमेशा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इन नेचर होती है। क्या होती है? और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ये बात देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकती है। ये पॉइंट आपने लिखा है पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव। दूसरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो सकती है? आप अलग अलग भी लिख सकते हो इस तरह पॉइंट में। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये क्या होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। एक के ऊपर एक हेडिंग दो, इस तरह भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है? ये हमारे पास ये डिपेंड करती है, यानी कि नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है। तो ये क्या करती है? इट डिपेंड्स ऑन, यहां पे लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस स्टाइल से हम जरा डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट?
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में मीडियम है उस पर डिपेंड करती है, वो वाटर है, एयर है, किस पे, ये जो है डिपेंड नहीं करती मीडियम पे, मीडियम बिटवीन टू मैसेज। तो हम लिख सकते हैं इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मैसेज। तो मैसेज के बीच में मीडियम जो पड़ा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि दो मैसेज पानी के अंदर हो, हवा में हो, सब जगह हो, तो यही फोर्स ग्रेविटेशनल उतनी ही लगेगी, कहने का मतलब जी। अब एक और चीज बात पूछ ली कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ क्या लिया जाता है, कांस्टेंट के है, यहाँ पे कांस्टेंट के है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो क्या है जी, कांस्टेंट जी है और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक बात जाते जाते बता दें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांगर फोर्स है किस चीज के बनिस्बत, ग्रेविटेशनल फोर्स की बनिस्बत। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी स्ट्रांग है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आप लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻36 से लेके 39, कोई बुक 36 लिखता है, कोई 38, कोई 39 लिखता है, इसलिए मैंने कहा 36 से लेके 39 तक, 39 टाइम ग्रेटर है किससे, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम ये क्या होती है, ग्रेटर यानी कि स्ट्रॉन्गर फोर्स है। कौन सी फोर्स, तो चलिए देखिए क्वेश्चंस करते हैं कि 4 चार्जेस केप्ट एट द कॉर्नर, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड है कि 4 चार्जेस हैं कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं ABCD कोई फिगर है। अब एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस 2Q चार्ज है, माइनस 2Q चार्ज है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखें तो उस पर क्या फोर्स लगेगी वो आपने बताना है। द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इसके सेंटर पे रखें तो उसको फोर्स लगेगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, क्या वो फोर्स 0 होगी, क्या वो फोर्स डायगोनल AC के अलग लगेगी। देखो AC डायगोनल ये होता है A से C, इस तरफ फोर्स लगेगी, या फिर अलॉन्ग डायगोनल BD या ऐसे फोर्स लगेगी, बताना है किस डायरेक्शन में लगेगी। परपेंडिकुलर टू AB, ये AB है, इसके परपेंडिकुलर इस तरफ लगेगी या फिर, ये बताना है। अब देखते हैं, देखें होगा क्या, फोर्सेस यहाँ पे लग रही है कि AB AC AD तीनों की वजह से, यानी कि अब देखना ये है कि नेट फोर्स किस तरफ लगेगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी, मैं बता रहा हूं। अब ये मिटा दूं डायगोनल वाली कहानी, बीच में सिर्फ चार्ज रखते हैं ताकि आपके ऊपर समझ अच्छी आने वाली है। देखिए ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, ये इस तरफ रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में इसकी वजह से फोर्स लगेगी, यानी कि इसको हम FB कह सकते हैं, या थोड़ी कम लगेगी। अब ये चार्ज इसको ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि ये 2Q चार्ज है, इसकी वजह से थोड़ी ज्यादा फोर्स लगेगी उस तरफ, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो मैं इसलिए लेंथ ज्यादा कर रहा हूं, इसकी वजह से लगेगी। मतलब ओवरऑल नेट फोर्स कहे तो उस तरफ लगेगी, यानी कि ये और ये ज्यादा है तो इसका मतलब है नेट फोर्स इस तरफ होगी। नेट फोर्स मतलब समझ रहे, मान ले अगर कोई ब्लॉक है, इस तरफ 10 न्यूटन लग रही है, कितनी लग रही है 10 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन लग रही है, तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या होगी, इस तरफ होगी, जो कि कितनी होगी 5 न्यूटन होगी। इस और इसको खत्म कर दो क्योंकि बाकी कार्ड बीड के सिर्फ 5 न्यूटन ही इस तरफ लिख सकते हैं हम, क्योंकि इस तरफ 5 एक्स्ट्रा लग रही है, तो इस तरफ ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगी, इसलिए इसको कार्ड बीड के खत्म कर दिए हमने, तो सिर्फ इस तरफ लगेगी फोर्स, जो कि हमने कहा इन दोनों चार्जेस की वजह से इस तरफ लग रही है नेट फोर्स। अब मान लें इसकी वजह से इसको क्या करना पड़ रहा है, अट्रैक्ट, मतलब ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हैं।
तो ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों में कार्ड बीट हो जाएगी, एक दूसरे को कम ज्यादा कर देंगे तो नेट इस तरफ आएगी, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसको खत्म करके हम सिर्फ इसको शो कर सकते हैं। अब ये दोनों भी एंगल बना रही है आपस में, क्या बना रहे हैं, एंगल। तो आपको पता है जब दो फोर्सेस एंगल बनाती हैं कहीं पे भी, तो नेट फोर्स इनके बीच में होती है, कंपोनेंट समझ, बीच में हो जाती है फोर्स। तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट भी बीच में से होगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स होगी Fr। तो नेट फोर्स ऑन व्हाट, यानी कि उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ किस डायरेक्शन में लग रही है, डायगोनल के अलॉन्ग तो नहीं लग रही है, लेकिन इस डायगोनल में भी लग रही थी, इस डायगोनल में भी लग रही थी, लेकिन इन दोनों का नेट इस तरफ आ गया बीच में से। अब वो नेट क्या है, देखो ए बी साइड है, इसके परपेंडिकुलर है, ए बी के साथ यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है ये, इसका मतलब है ए बी के अलॉन्ग होगी यानी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ ऑप्शन आपका ये भी ठीक नहीं है, जीरो नहीं है, फोर्स अलॉन्ग डी सी ए सी भी नहीं है। आपको लगेगा कि ये है, लेकिन नहीं, इसका भी रिजल्टेंट निकल के ये आया था, परपेंडिकुलर टू ए बी, अलॉन्ग बी डी भी नहीं है, क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि रिजल्ट हमने निकाल दिया। तो हम बाकी चार्जेस की वजह से इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है हम वो पता कर रहे हैं। अब फोर चार्ज पार्टिकल आर एट प्लेस, उनको हमने रखा है एट द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। चार चार्जेस है यानी फोर चार्ज पार्टिकल है, उनको हमने वर्टेक्स में रखा, स्क्वायर के वर्टेक्स मतलब कोनों में रखा। एक प्लस अल्फा चार्ज है, एक माइनस बीटा चार्ज है, प्लस अल्फा चार्ज है, एक प्रोटॉन है, एक क्या है, प्रोटॉन है। तो इनकी वजह से क्या होगा, ये हमने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, एक इलेक्ट्रॉन को रखा एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको, इसको बीच में रखा है हमने। इन विच डायरेक्शन विल इलेक्ट्रॉन मूव, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, अब सोचना ये है, इट विल किस तरफ जाएगा, अब देख लें। अब जरा इधर आए, कहानी को समझे। अब अल्फा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन फोर्स इस तरफ लगेगी। और ये अल्फा, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, तो ये भी उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। ये इसको कितनी फोर्स लगा रहा है ये नहीं देखना है, इसके ऊपर कितनी लग रही है ये देखना है यहाँ पे भी। अब देखिए ये अपोजिट है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं, ये फोर्सेस चली जाएंगी, आउट हो जाएंगी, कैंसिल आउट। अब यहाँ देखें ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसको क्या करेगा, रिपेल, इस तरफ फोर्स लगाएगा, रिपेल होता है इस तरफ। ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, तो ये भी इसी तरफ ही फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी रिपेल करने से इस तरफ फोर्स लगेगी नेगेटिव की, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगी, और ये प्रोटॉन की फोर्स होगी, तो दोनों फोर्सेस अलॉन्ग लगेंगी बी डी, यानी कि बी डी लगती है लेकिन डी की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा है, अलॉन्ग यानी टुवर्ड्स डी मूव कर रहा है। तो हमने इससे पूछा था इट विल मूव टुवर्ड्स ए की तरफ जाएगा, क्या नहीं जा रहा, कैंसिल हो गई थी। इट विल मूव टुवर्ड्स सी, नहीं जा रहा, ये भी कैंसिल हो गई थी। इट विल मूव टुवर्ड डी, हाँ डी जा रहा है। इट विल मूव टुवर्ड बी, बी भी नहीं जा रहा है। तो आसान सी चीजें हैं, तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। इस तरह की चीजें चाहिए तो फिर बताना, फिर करवा दें।